आज का टॉपिक जो है इसके साथ मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं। कहते हैं कि मदर इज ए डॉक्टर विदाउट एमबीबीएस। अगर माँ गौर से अपने बच्चों के डेवलपमेंट के साथ साथ लगी रही या वालिद या माँ दोनों मिलके, तो एक ऐसी कंडीशन के ऊपर मैं डिस्कस करना जा रहा हूँ। इसको हम बताते हैं बेड वेटिंग, यानी इसका है इट्स अदरवाइज इट्स कॉल्ड नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस और इवन डायरोनल एन्यूरिसिस। क्या है कि मैंने पहले बता दिया, मदर इज ए डॉक्टर विदाउट एमबीबीएस। इस टॉपिक के साथ जो कंसर्न है उस या ट्रीटिंग वाला डॉक्टर है या तो पेरेंट्स करेंगे, क्योंकि इसमें काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, या इसके साथ साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है। हाँ, साइकोलॉजिकल इसमें इश्यूज हैं। हाँ, यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है क्योंकि कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ इसका कंसर्न है, पीडियाट्रिशियन पर्टिकुलरली। एवन कोई भी इस टॉपिक के साथ, इस डिजीज के साथ, ऑल्दो ये डिजीज नहीं है, ये एक डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हुआ है जिसको हम बेड वेटिंग बता रहे हैं, तो इसके साथ सभी लोगों का कंसर्न है। हाँ, बेड वेटिंग जो है ये इट इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड लीकेज ऑफ यूरिन वाइल स्लीप, पर्टिकुलरली डीप स्लीप में जब होते हैं बच्चे, अनकंट्रोल्ड जब यूरिन पास हो जाता है, दैट्स कॉल्ड एन्यूरिसिस। या देखते हैं तो बेड वेट हुआ होता है, बेड वेटिंग होती है। बेड वेटिंग के साथ घर में जब क्या है उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। देखिए 5% से लेकर 10% तक बच्चों में ये बेड वेटिंग के इंसिडेंट्स देखे गए हैं। मैंने बता दिया कि बेड वेटिंग इज नॉट ए डिजीज, इट्स ए डेवलपमेंटल डिले। एक रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, जैसे जो ये नॉर्मल आदमी में भी अगर यूरिनरी ब्लैडर जब फुल हो जाता है, फुल होने के बाद क्या होता है कि एक रिफ्लेक्स जाता है ब्रेन के अंदर, तो ये यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया, आप जाओ यूरिन पास करो। अवर डिस्टेंडर ब्लैडर जब हुआ है तो करना है। लेकिन क्या डीप स्लीप में कई दफ़ा बच्चों को ये रिफ्लेक्स डेवलप नहीं हुआ होता है, तो दैट्स वाई वो वहाँ पे ही यूरिन उनको निकल जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बेड वेटिंग जो है ये फीमेल चाइल्ड में थोड़ा कम होती है, मेल चाइल्ड में ज़्यादा होती है। ऑल्दो बेड वेटिंग जो है तकरीबन अगर ज़्यादा से ज़्यादा 12-14 साल के बाद ये डिसअपेयर हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये ओल्ड एज में भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती हैं। क्या उनमें कुछ कंडीशंस होंगी, वो मैं बताता रहूँगा। बेड वेटिंग और nocturnal enuresis is defined as involuntary and inappropriate control of urinary bladder with the leakage of passage of urine during sleep into one's own clothing or on the bed. What is the criteria for diagnosis of bedwetting? Normally the child controls his bladder at the age of 1.5 years to 5 years of age. That's called the toilet training. Normally we should take at least 5 years to label the baby that he has nocturnal enuresis. Bedwetting at least 2 to 3 times a week for more than 3 to 6 months, we can label the child that he is bedwetting. If once accidentally it happens that उसने बेड गीला कर दिया है, उसका यूरिन पास हो गया, वहाँ निकल गया है, तो वो उसको नहीं बताएंगे। उसका डेफिनेशन के लिए होना चाहिए कम से कम हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा से लेकर, और ख़ासकर 3 से 6 महीने तक, तो हम इसको बोलते हैं कि चाइल्ड इज हैविंग नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस, वन इज प्राइमरी एंड अनदर इज सेकेंडरी। इन द प्राइमरी अभी बच्चे ने अभी अपना ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं किया होता है, और सेकेंडरी अगर हाँ ऑलरेडी कंट्रोल किया होता था, पहले उसका ड्राई बेड्स होते थे लेकिन बाद में उसका वेट बेटिंग स्टार्ट हो गया, दैट्स सेकेंडरी। डाययूरिनल एन्यूरिसिस जो है वो क्या है कि बच्चा दिन के टाइम यूरिन पास कर लेता है। नॉर्मली दिन को तकरीबन अगर देखा जाए यूरिन 3 से 5 दफ़ा बच्चा अगर पास करना चाहिए, वो भूल जाता है, एक्टिविटीज़ में लगा रहता है, खेलने में लगा जाता है, भूल जाता है। और जब कुछ थोड़ी सी स्ट्रेस हो जाती है, उसको यूरिन कपड़ों में निकल सकता है, डर के मारे। उसके पीछे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, या इनको हम बोलते हैं किन वजूहात से बेड वेटिंग ज़्यादा होती है, किस
रीज़न क्या है उसके पीछे। नंबर एक, जेनेटिक फैक्टर्स हैं। किसी घर में बच्चों को इनको हैबिट होता है कि बेड वेटिंग की उनको हैबिट होती है। उसके बाद साइको सोशल फैक्टर्स होते हैं, खासकर स्कूल फोबिया होता है, स्कूल से डर की वजह से वो होता है। उसके पहले जो मैंने बताया कि हमारा जो मैच्योरेशन रिफ्लेक्स जो है कंट्रोल नहीं होता है, पोर कंट्रोल होता है। और जब टॉयलेट ट्रेनिंग देती है माँ, मैंने पहले बोला मदर इज डॉक्टर विदाउट MBBS। हाँ, उसने जब टॉयलेट ट्रेनिंग दे दी होती है, या तो वो रिलैक्सेशन तरीके से ट्रेनिंग देते हैं या टाइट कंट्रोल से ट्रेनिंग देते हैं, तो बेबी उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं करता है। या कभी कभी छोटे बच्चों को ज़्यादा पनिशमेंट देते हैं, इंसल्ट करते हैं दूसरों के सामने, डिमोरलाइज करते हैं। माँ बच्चे को दूसरों के सामने बोलती है नहीं जी ये ऐसा करता है। वो चीज़ें हिडन रखनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल अपनी फैमिली के अंदर रखनी चाहिए। बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट करना है, इंकरेज करना है। जिस दिन उसने बैड वेटिंग किया उसको स्कोल्ड नहीं करना है, इंसल्ट नहीं करना है। जिस दिन उसने बैड वेट नहीं किया, ड्राई बेड रहा, उस दिन उसको अप्रिशिएट करना है, टॉफ़ी ला के देना है, कुछ अच्छी चीज़ें उसका इंकरेज करते रहना ताकि उसके माइंड में रहेगा। हाँ, कई दफ़ा पोर अटेंशन जो होती है बच्चों को माँ बाप की तरफ से होती है, तो बच्चा इसलिए वो डिस्टर्ब रहता है और वो इतना सीरियस लेता नहीं है, तो बैड वेटिंग वहाँ से भी होती है। हाँ, अगर कई दफ़ा होता है जो आपका जहाँ पे वॉशरूम है आपके बेडरूम से थोड़ा दूर है, बच्चा अक्सर अकेला वॉशरूम में भी नहीं जाता है। ऐसे अननेसेसरली इनको कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डरते रहते हैं। किसी ने घर में बोला होगा इस कोने में हमने एक कीड़ा देखा, वो बच्चा उसी बात को लेके रखता है कि मैं वहाँ पे बाथरूम में नहीं जाऊँगा। वो बोलता है बेहतर है बेड पे यूरिन पास कर दो। वो जो वाला है डर, जो फोबिया जो होता है बाथरूम का फोबिया, या लाइट्स नहीं है, अंधेरा है, कुछ उसको साइकोलॉजिकल लगता है। हाँ, फिर मैं बताऊंगा बैड वेटिंग जो है ये एक बीमारी नहीं है, इसके ऊपर अनलेस कुछ एनाटॉमिकल डिसऑर्डर्स होंगे। एक्सेसिव एंजाइटी जो अननेसेसरली बच्चे में साइको सोशल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होता है, वो भी कुछ फैक्टर्स हैं। ऑर्गेनिक काजेस जो है नॉक्टर्नल एनरोसिस के, या तो यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन कहीं पे होगा, वो पैथोलॉजी है वहाँ पे, स्मॉल यूरिनरी ब्लैडर होगा, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब हो जाती है, बार बार इन्फेक्शन होना, UTI वगैरह होना, वीक मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो, उसमें अगर कहीं वीकनेस होगा तो रिफ्लेक्सेस वगैरह नहीं जाते हैं। हाँ, जुवेनाइल डायबिटीज़ जो है, जो छोटे बच्चों में डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 डायबिटीज़, उनमें बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं और बार बार यूरिन आना, पॉलीयूरिया जिसको बोलते हैं, तो उस टाइम भी कुछ इसका अनकंट्रोल्ड यूरिन कंट्रोल रह सकता है। अब मैनेजमेंट जो है इसका ये मल्टी अप्रोच है। जैसे मैंने बोला मदर इज डॉक्टर विदाउट MBBS। अगर वो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेगी कि कितनी दफ़ा रात के टाइम मेरे बच्चे को किस टाइम यूरिन पास करता है, क्या वो डीप स्लीप में करता है, तो क्या करना है, सोने से पहले यूरिन पास करवाना है। बेटी या बच्चे को दोबारा बोलना है कि हाँ यूरिन पास करके आओ। वो जब करके आता है उसको दोबारा भेज सकते हो आप। यूरिन फुल ब्लेडर जो है उसको एम्प्टी करो। हो सकता है उसने आधा ब्लेडर एम्प्टी किया हो, आधा वहाँ पे यूरिन रह जाता है। सो जो ही वो सो जाएगा थोड़े टाइम के बाद, जो ही डीप स्लीप में जाएगा उसका दोबारा यूरिन निकल जाएगा। सो उसके बाद रात के टाइम थोड़ा बीच में 2-4 घंटे के बाद जगाना भी होता है कि दोबारा हाँ यूरिन जाके पास करके आ जाओ। हाँ, देखिए इसमें काउंसलिंग जो है फैमिली मेम्बर्स को दे देनी चाहिए कि हाँ ये तो एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। अगर आपका ट्रीटिंग फिजिशियन जो है वो बताता है नहीं वाकई अब नॉर्मल प्रॉब्लम कुछ है बेड वेटिंग की इसकी, तो या साइकेट्रिस्ट आपको बोलता है, तो उस सूरत में एवेलुएट करने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज ये सेल्फ लिमिटिंग है, एक एज ऑफ लाइफ में ये डिसअपेयर हो जाएगा और ब्लड कंट्रोल होता रहेगा। जो पेरेंटल नेग्लेक्ट होता है, माँ बाप जो लापरवाही करते हैं बच्चों के साथ, उसके ऊपर ओवरकम करना है ताकि वो बच्चा समझ ले कि नहीं मेरे माँ बाप मेरा केयर करते हैं और बच्चा उनकी एडवाइस को फॉलो करेगा, तो तकरीबन ये चीज़ें नहीं रहेंगी। बच्चे को सकोल्ड नहीं करना, मारना पीटना नहीं है सबके सामने। जो टॉयलेट ट्रेनिंग है तकरीबन 2 साल की उम्र में बच्चे को अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश करते रहना चाहिए। ये फैमिली मेम्बर्स की और सबकी जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों को एजुकेट करना, उनको टॉयलेट ट्रेनिंग देने की कोशिश करते रहना है। कई दफ़ा दिन के टाइम बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग करना चाहिए कि उसको अगर बोलना है कि आप यूरिनरी ब्लैडर अगर आपको फुल हुआ
10 मिनट और डिले करो, 10 मिनट और डिले करो, 10 मिनट और डिले करो। इससे क्या होता है, उसका ब्लडर में एक्सरसाइजेस हो जाएगा, तो वो अच्छे तरीके से ब्लडर का कंट्रोल कर सकता है, फिर नॉकटर्नल इनरूसिस नहीं होगा। इस तरीके से जो है बेड वेटिंग अलार्म्स होते हैं, बेड शेकर्स अलार्म्स होते हैं, और सिंपल अलार्म क्लॉक्स वगैरह भी, हमें सोफिस्टिकेटेड जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल अलार्म क्लॉक लगा दिया, 4 घंटे के बाद नोट करना है डे टाइम पे, नोट करना है डे टाइम पे बेटा या बच्चा कितनी दफ़ा, या बेटा या बेटी कितनी दफ़ा यूरिन पास करती है। सो नोट करना है कि दिन में अगर उसने 4-4 घंटे बाद यूरिन पास करता है, रात को भी 8 बजे अगर यूरिन पास किया है तो नेचुरली 12 बजे दोबारा करेगा। उससे पहले उसको जगा दिया, अलार्म लगा दिया, या आपका अलार्म के, आज तो मोबाइल्स का ज़माना है, ये स्मार्टफोन्स हैं, तो स्मार्टफोन से आप इनको बता सकते हैं, अलार्म रख दिया, 4 घंटे के बाद बच्चे को जगा दिया, दोबारा यूरिन पास करके आ जाएगा, और उस तरीके से बेड वेटिंग का परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आई एम श्योर कि ये मैं बेड वेटिंग के ऊपर आपको जो जानकारी देने की कोशिश की है, क्योंकि इसका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, इसमें पेडियाट्रिशियन का भी रोल है, न्यूरोलॉजिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट का, साइकेट्रिस्ट का, काउंसलर्स का, फिजिशियंस का, एवं पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट है, पेडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट है। अगर हम उस तरीके से देखें, उस सिंपल आदमी MBBS डॉक्टर भी ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। आई एम श्योर यू हैव मुझे उम्मीद है आपने मेरी मैसेज को पॉजिटिवली अंडरस्टैंड किया होगा, और मुझे उम्मीद है कि बेड वेटिंग का जो इश्यूज़ है, ये एक बीमारी नहीं है, ये एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है, ये ठीक हो जाएगा सब बच्चों में। और कुछ चीज़ें हैं साथ साथ में देखना है, क्या ये एनीमिया तो नहीं है, अंडरलाइंग एनीमिया जो है खून की कमी से जो भी ये प्रॉब्लम आती है, और डिवर्मिंग वगैरह भी करने की ज़रूरत होती है, क्या बच्चा हेल्दी है कि नहीं है। तो दैट वाज द क्रक्स ऑफ माय मैसेज फॉर टुडे। आई एम श्योर यू गॉट माय मैसेज राइट। ऑल द बेस्ट टिल नेक्स्ट वीडियो।